Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम यानी माध्यमान प्रमेय के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय, जिसे लांगराज प्रमेय भी कहते हैं। माध्यमान प्रमेय या लांगराज प्रमेय। बताओ, लांगराज प्रमेय के अनुसार लांगराज प्रमेय के अनुसार कौन सा सही है? ध्यान देना, बहुत बारीकी है, छोटी सी बारीकी है। लांगराज प्रमेय के अनुसार, ये लांगराज प्रमेय, लांगराज प्रमेय में वो XT नाम दिया है खाली। लांगराज प्रमेय ये होती है F' बराबर FB माइनस FA बटा B माइनस A। अब यहाँ पे जो C होता है वो कौन होता है? C कौन होता है? माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय का मतलब यही है कि ये C जो होता है ये मध्य में आता है, A और B के मध्य में आता है, A और B के मध्य में आता है। माध्यमान प्रमेय, भाई किनारों पे आ गया तो माध्य कैसे रहेगा? तो किनारों में नहीं बल्कि C जो होता है वो A और B के बीच में कहीं होता है। बराबर भी नहीं होता, बराबर भी नहीं होता, बराबर भी नहीं होता है, बीच में होता है, बीच में। आपका आंसर हो गया E, सॉरी C आपका आंसर हो गया। ये देखो, यहां पे बराबर का चिन्ह दिया है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह दिया है इसलिए गलत हो गया, डी इसलिए गलत हो गया कि यहाँ दोनों तरफ बराबर के चिन्ह दिए इसलिए गलत हो गया। सी का मान हमेशा ए और बी के बीच में आता है, ए और बी के बीच में आता है। ये सी तो है ना, F'(xt), नाम XT लिखा है ना। और लांगराज प्रमेय के अनुसार ये जो XT होता है ये हमेशा ए और बी के बीच में ना बराबर नहीं हो सकता। सी कभी भी ए और बी के बराबर नहीं हो सकता, वो ए और बी के बीच में होता है, ए और बी के बीच में होता है। क्योंकि जो लांगराज प्रमेय है उसका दूसरा कथन आपको कहता है कि जो अवकलन है वो छोटे अंतराल पे विद्यमान होना चाहिए, यानी ए और बी पे अवकलन की कोई बात ही नहीं होती उसमें, तो ए और बी हो ही नहीं सकता, है ना। और वैसे अगर आप देखें तो सही कहा, छोटा इंटरवल दिया होता है, सी बिलोंग्स टू छोटा इंटरवल ए बी। इसका मतलब सी जो है वो ना ए के बराबर है ना बी के बराबर है, बल्कि ए और बी के बीच में कहीं है ना। ये बात छोटी सी बात है, उस पर सवाल बना दिया, एकदम छोटी सी बात पे छोटा सा सवाल बना दिया। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा टाइपिंग का करेक्शन लग रहा है। टाइपिंग का ये करेक्शन है कि इसके साथ आगे एक्स भी है। ये सवाल शायद ऐसे है 0 to पाई फिर एक्स है, एक्स इंटू एफ साइन एक्स डी एक्स। ये छोटा सा करेक्शन इसमें, 0 से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स। नहीं, किसी में भी नहीं हो सकता। सी का मान हमेशा ए और बी के बीच में होता है, ना ए के बराबर हो सकता है ना बी के बराबर हो सकता है, रोल प्रमेय हो चाहे कोई सी और प्रमेय हो। माध्यमान प्रमेय में मध्य में ही आता है, मध्य में ही आता है। चलो वापस से आता है, 0 to पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स। ये सवाल है, यहाँ पे एक्स जो है वो हटा पड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे एक्स। चलो टाइपिंग में मिस्टेक होगी। देखो कौन सा रूल लगेगा समाकलन का, समाकलन का कौन सा रूल लगेगा?
नहीं, इसमें आपको लगाना है, इसे आई मानेंगे, 0 से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 1। फिर हम लगाएंगे x की जगह x की जगह पाई माइनस एक्स रखना है। गुणधर्म नंबर, जो गुणधर्म होता है समाकलन का, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 0 से पाई साइन 180 माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है, साइन 180 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर आई और आई 2 आई हो गया, 0 से पाई एफ साइन एक्स आपका कॉमन आ गया, एफ साइन एक्स यहाँ पे भी है, एफ साइन एक्स यहाँ पे भी है, तो एफ साइन एक्स तो कॉमन आ गया, ऊपर वाले में एक्स है, नीचे वाले में पाई माइनस एक्स है, और एफ साइन एक्स कॉमन आ गया। एक्स से एक्स कट गया, पाई बाहर आ गया, 2 को इधर भेज दो, पाई बटा 2 हो गया, 0 से पाई और एफ साइन एक्स डी एक्स। सवाल तो सिंपल था, बस थोड़ा सा डरावना बना दिया, एफ साइन एक्स फाइन एक्स लिख के थोड़ा सा। ठीक है ना, सवाल में तो कुछ था ही नहीं, बस खाली गुणधर्म लगाना था, जोड़ना था, उत्तर आ गया। लेकिन क्या करते हैं, वही है, मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं, थोड़ा एफ दिखा दिया, थोड़ा और दिखा दिया, तो थोड़ा डर तो बैठ ही जाता है दिमाग में ना। ठीक है, बहादुरी जो है वो दिमाग से आती है, ना कि शरीर से आती है। एक फेमस कोटेशन है कि जो बहादुरी होती है, जो साहस होता है, वो शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से आता है। ये बात बिल्कुल सच भी है। शरीर बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन फिर भी बहादुरी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहादुरी आ जाएगी, हो सकता है शरीर बहुत कमजोर हो, फिर भी साहस हो। तो साहस दिमाग से आता है, ना कि शरीर से आता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी देखो, ये वाला चीज वैसे ही है, ये सिर्फ एफ को लगा के और लगा के डरावनापन पैदा करना था। बाकी सवाल तो गुणधर्म नंबर 2 का था, वो लगाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर बना, जोड़ा घटाया, उत्तर आ गया। एफ का कोई रोल नहीं था, बस डराने की बात थी। एफ का कोई रोल नहीं था, सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये गुणधर्म है, ए प्लस बी माइनस एक्स गुणधर्म है, समाकलन का गुणधर्म है, जो कहता है एक्स की जगह आप ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं। टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 3। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा,
मतलब एक सरल रेखा होगा, वृत्त होगा, परवलय होगा या दीर्घवृत्त होगा। इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या होगा? एक सरल रेखा होगा, या फिर सर्कल होगा, या फिर परवलय होगा, और या फिर दीर्घवृत्त होगा। इस समीकरण को हल करने पर जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा? तो पहले आप इसमें 2x का भाग दे दो, तो ये y की रेखिक अवकल समीकरण बन गई। पूरे सवाल में 2x का भाग देने पर ये p हो गया, ये q हो गया। पहले समाकलन गुणांक आएगा जिसे IF कहते हैं। e की पावर -1/2, 1/x का समाकलन log x, माइनस का 1/2 पीछे चला गया, ई log हट जाएगा, x की पावर -1/2 वो 1/√x आ गया। अच्छा, पृथक्करण संभव है, तो ठीक है। अगर पृथक्करण संभव है तो मैं इतना विज्ञान क्यों लगाऊं? हाँ, पृथक्करण संभव है, ठीक है, तो फिर हम इतना लंबा चौड़ा क्यों जाएं? बिल्कुल सही बात है, क्यों समाकलन गुणांक पे जाए। मतलब आराम से y के पद y की तरफ चले जाएंगे, x के पद x की तरफ चले जाएंगे, तो बड़ा ही मजा है। y+3 हो गया, इनको इधर ले जाओ, 2x dy y के पदों को y की ओर ले आओ, x के पदों को x की ओर ले जाओ। dx/x समाकलन करने पर log y+3 का स्क्वायर प्लस समाकलन नियतांक, वो भी log में ले लेते हैं या उधर ले लो, ये log x प्लस log c, लगा दिया। ये हो गया आपका समाकलन। समाकलन करने के बाद में 2 को पावर में भेज दो, log y+3 का स्क्वायर, ये हो गया log cx, log से log कट गया, y+3 का स्क्वायर बराबर cx। अब एक तरफ 2 पावर आई है, एक तरफ 1 पावर आई है, ऐसा समीकरण होता है परवलय का, ऐसा समीकरण होता है परवलय का, क्योंकि परवलय के समीकरण में एक तरफ 2 घात होती है, एक तरफ 1 घात होती है ना। परवलय के समीकरण में अगर रेखा का समीकरण होता तो एक एक पावर आती, पूरे पर एक एक पावर आती है, x पे 1 पावर, y पे 1 पावर। लेकिन अगर परवलय का समीकरण है तो एक 2 पावर का होगा, एक 1 पावर का होगा। अगर सर्कल का समीकरण होगा तो दोनों ही 2-2 पावर के होंगे, x भी 2 पावर का, y भी 2 पावर का। तो यहाँ पे ही परवलय है, क्योंकि एक 2 पावर का है, एक 1 पावर का। देखो x 1 पावर का है और y 2 पावर का है, तो ऐसा समीकरण हमेशा परवलय का होता है। तो इसका जो पथ होगा वो एक परवलय होगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो एक परवलय होगा।
सही है। क्वेश्चन सुनना एक बार। कोई घटना ए है, उसके घटित होने की प्रायिकता 5/9 है। कोई घटना ए है, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 5/9 है, और कोई घटना बी है, उसके नहीं घटने की प्रायिकता 5/11 है। बी के नहीं घटने की प्रायिकता 5/11 है। ए के घटने की प्रायिकता तो है 5/9। ए के घटने की प्रायिकता, ए के घटने की प्रायिकता 5/9 है। बी के नहीं घटने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंसेस ऑफ द इवेंट बी, बी के नहीं होने की प्रायिकता 5/11 है। बताइए किसी ए घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है? कम से कम ए घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है? किसी ए घटना, चाहे ए घटित हो चाहे बी घटित हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कोई भी, कम से कम ए घटना, दोनों घटित हो जाए बहुत बढ़िया, केवल ए घटित हो जाए बहुत बढ़िया, केवल बी घटित हो जाए बहुत बढ़िया। इस सवाल को डायरेक्टली याद करें तो ये सवाल कौन सा हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला, उसमें भी तो ऐसा ही था कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे दोनों से हो चाहे किसी एक से हो। तो यहाँ पे ये प्रायिकता पूछ रहा है कि प्रॉब्लम हल होने की प्रायिकता, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन यानी किसी से भी हो जाए, किसी से भी हो जाए, कोई भी घटना घटित हो जाए, चाहे ए घटित हो जाए बी मत हो, चाहे बी हो जाए ए मत हो, चाहे ए और बी दोनों हो जाए। तो फिर इसको दो तरीकों से कर सकते हो, इसे दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो ये हो सकता है कि आप सारी संभावनाएं बना लो कि भैया ए होगी बी नहीं हुई, ए नहीं हो बी हो जाए, या ए और बी दोनों हो जाए। पांच बटा नौ, बी के नहीं होने की प्रायिकता 5/11, ए के नहीं होने की प्रायिकता, ए के होने की दी हुई है, ए के नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/9, बी के नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है तो बी के होने की प्रायिकता हो जाएगी 6/11, ए के नहीं होने की 4/9, बी के होने की 6/11, ए के भी होने की 5/9, बी के भी होने की 6/11, लघुत्तम 99, 25 प्लस 24 प्लस 30, 49 और 30, 79/99। एक ये तरीका होता है, एक आपको याद होगा कि नहीं होने की प्रायिकता निकाल कर ए और बी के दोनों के नहीं होने की प्रायिकता निकाल के एक में से घटा दो, तो वैसे भी कर सकते हो। किसी भी घटना के घटित न होने की संभावना, मेथड नंबर 2, किसी भी घटना के घटित तो ना तो ए घटित हो ना बी घटित हो, ए भी ना हो, इस बात की प्रायिकता है 4/9, बी भी ना हो 5/11।
20/99, तो 20/99 आ गया। तो किसी भी घटना के घटित होने का, ये न होने की निकाल के होने की निकाल लो। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता (79/99). अगला सवाल, थीटा और फाई प्रथम चतुर्थांश के ऐसे कोण है कि tan थीटा का मान 1/7 है, साइन फाई का मान 1/√10 है। तो बताओ थीटा प्लस 2 फाई का मान कितना होगा? थीटा प्लस 2 फाई का मान कितना होगा? tan थीटा 1/7 है, साइन फाई 1/√10 है। हाँ, अब आरपीएससी वाले आ गए। यहां से थीटा का मान निकाल लो। थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 1/7। ये तो थीटा का मान आ गया। अब ऐसे ही यहां से साइन फाई का मान निकाल लो। फाई बराबर साइन इनवर्स 1/√10। अब थोड़ा सा अलग है, ये साइन में है और वो tan में है, तो एक काम करते हैं दोनों को सेम बना लेते हैं, है ना। वो tan में है, ठीक है, इसको भी tan में बदल लो। इसको tan में बदलेंगे तो ये साइन है। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार बच गया। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, 9 9 का 3। अब इसे tan में बदल लो, बराबर tan इनवर्स लंब बटा आधार। लंब है 1, आधार है 3। ये भी tan में बदल गया। अब दोनों tan में हो गए। अब मान रख दो यहाँ पे जो हमें निकालना है, उसमें थीटा प्लस 2 फाई। tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। ये फॉर्मूला लगा दो, 2 tan इनवर्स x का पहले, तो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर।
tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/3 माइनस 8/9। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2 से 4 कैंसिल, 9 से 3 कैंसिल, 3/4। अब सूत्र लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x का मान 1/7, y का मान 3/4। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x गुणा y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अट्ठाईस बटा 25 कट गया, 28 से 28, 25 से 25, ये आ गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, ये आ गया 45 डिग्री। सही है। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? इनमें से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब p/q टाइप की, जिसमें अंडर रूट नहीं आएगा। परिमेय यानी रैशनल। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। पहली बार सवाल को अलग ही अंदाज में पूछा गया। इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ये वो सवाल है जो आपको बार बार देखना चाहिए, बार बार करना चाहिए इसको। क्या गजब तरीके से सवाल को पूछा गया था। परिमेय संख्याएं भी पूछ ली, त्रिकोणमिति भी पूछ ली, है ना। दोनों चीजों को मिक्स करके एक जबरदस्त सवाल बना है। अब कौन सी संख्या p/q में है? पूर्णांक बटा पूर्णांक। ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो पूर्णांक बटा पूर्णांक है? तो एक तरह से परिमेय संख्या आपको पता होनी चाहिए, परिमेय संख्या क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। आपको त्रिकोणमिति के मान भी पता होने चाहिए, उनके सूत्र भी पता होने चाहिए। तो कुल मिला के एक बहुत बढ़िया सवाल जो है ना वो पेपर में बनाया गया था 18 वाले में। तो इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? तो देखो, तो 10th का सवाल भी हो गया, नंबर सिस्टम का सवाल भी हो गया, त्रिकोणमिति का सवाल भी हो गया। तो इसके अंदर जो करना आपको, तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो मान है, ये वाला अगर आप इसे 2 से गुणा और 2 का भाग दे दें, 2 से गुणा और 2 का भाग दे दें, तो 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, ये आपका सूत्र बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा यानी sin 2 थीटा का सूत्र बन गया। ये थीटा का मान है 15, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। ये sin 30 का मान हो गया जो कि 1/2 होता है, ये हो गया 1/4। देखो परिमेय संख्या है, p/q है, ये आपका आंसर होगा।
बहुत बढ़िया सवाल था ये, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। लास्ट वाला कैसे? लास्ट वाला अलग है। लास्ट वाले में यहाँ 15 डिग्री आ रहा है और यहाँ 75 डिग्री आ रहा है। सूत्र लगने के लिए दोनों थीटा थीटा होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ 15 है और यहाँ 75 है। यहाँ 15 है, वहां 75 है, कैसे आएगा? cos 22.5 का मान बताइए। ये सवाल अच्छा इसलिए है कि सीधे सूत्र पूछो तो मोटा मोटी सभी याद करके बैठे होते हैं। नहीं, cos 15 बराबर 1/sin15 नहीं होता, वो कोसेक होता है, साइन नहीं होता। cos नहीं होता, कोसेक होता है। कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस सवाल को बनाने का मकसद ये था, ये बढ़िया सवाल, बहुत शानदार सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल को बनाने का मकसद ये था कि कितने, है ना, ये सवाल के भी कितने लोगों को सूत्र काम में भी लेना आता है। सूत्र पता है ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, है ना। यही अगर सूत्र पूछा होता तो शायद ज्यादातर बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, ज्यादातर बच्चों को ये फॉर्मूला पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फॉर्मूला यूज लेना आता है? अब अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं 1 + cos थीटा, तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये फॉर्मूला पता है। पता है? हाँ, सबको ही पता है, ये सबको पता है, सबको पता है। बस सवाल ने यही की है, जो आपको पता है उसी को एक कदम आगे बढ़वाया है। अब यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना है 45, हो जाएगा 1 + cos 45 बराबर 2 cos स्क्वायर 45/2। 1 + cos 45 1/√2 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 यानी 22.5। लघुत्तम ले लो, 2 को नीचे ले जाओ, √2 + 1, ये 2 में आ गया, स्क्वायर का अंडर आ जाएगा, ये हो गया cos 22.5 का मान। √2 + 1, ठीक है। अभी इन ऑप्शनों में से तो कोई है नहीं, तो थोड़ा सा और करेक्ट करना पड़ेगा। √2 से, क्योंकि ऑप्शनों में आया नहीं है, √2 से गुणा और √2 का भाग देने पर, √2 से गुणा और √2 का भाग देने पर, ऐसा करने पर ही आ जाएगा 2 + √2, नीचे आ जाएगा √2 गुणा होगा 2 2 4 आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 + √2, ये तो अंडर में रह जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 + √2 का √2, ये आपका आंसर आ गया। सवाल एकदम सिंपल था, पूछने का तरीका नया था। सूत्र को सवाल बना के पूछ लिया, है ना, सूत्र को ही सवाल में ढलवा दिया, सूत्र को सवाल में ढाल के पूछ लिया गया।
tan थीटा बराबर 1/√7 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर का मान कितना होगा? ठीक है। अब tan थीटा दिया हुआ है, चेंज कर लो, tan थीटा को चेंज कर लो। ये tan का मान दिया है यानी लंब बट्टा आधार दिया है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब और आधार पाइथागोरस प्रमेय लगा के करण निकाल लो। करण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 2 अंडर रूट 2, ये करण हो गया। हमें क्या चाहिए? कोसेक और सेक। सवाल में क्या चाहिए? कोसेक और सेक। तो कोसेक का मान होता है, कोसेक होता है करण बटा लंब। करण आया 2 अंडर रूट 2, लंब है हमारा 1, ये कोसेक का मान आ गया। सेक का मान, सेक होता है करण बटा आधार, दो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस सेक का मान 2 अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 7। दो अंडर रूट 2 का स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/7 3/4। अगर एक रेडियन बराबर लैम्डा इंटू एक समकोण हो तो लैम्डा कितने के बराबर होगा? अगर एक रेडियन बराबर लैम्डा गुणा एक समकोण हो तो लैम्डा का मान कितना होगा? वाह क्या सवाल है।
क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पूछने का तरीका खतरनाक है। 1 रेडियन मतलब 1 बराबर लैम्डा। एक समकोण को रेडियन में कितना कहते हैं? पाई बटा 2। एक समकोण कितना होता है? पाई बटा 2। 1 रेडियन की जगह 1 आ गया, लैम्डा एक समकोण की जगह पाई बटा 2, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 2 बटा पाई। ये आपका आंसर हो गया। रेडियन में लिखना है सब कुछ, क्योंकि आंसर रेडियन में पूछ रहा है, तो सब कुछ रेडियन में लिखना। तो 1 रेडियन यानी एक समकोण डिग्री में 90 होता है, रेडियन में पाई बाई 2 होता है, तो रेडियन में पाई बाई 2 रख दिया, लैम्डा का मान निकाल लिया। एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है। रेडियन में क्यों रखा? लिखा हुआ है अगले ने, ये लिखा पड़ा है, मैंने नहीं लिखा, अगले ने दिया है, मैंने तो बस वो रखा है। देखो लिखा पड़ा, एक को एक ही कहते होंगे, 1 रेडियन की जगह 1 लिख दिया। पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो गई 14, त्रिज्या 14 हो गई। एक पूर्ण परिक्रमा करने में, मतलब पूरा एक चक्कर काटने में कितनी दूरी तय करेगा? जितना उसका, जितनी उसकी परिधि है, यानी परिधि निकालनी है। परिधि 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14। तो 88 सेंटीमीटर। तो दोनों को ही साइन बना लो या दोनों को ही कॉस बना लो। ये साइन है, ठीक है, ये कॉस है, इसको साइन बना लेते हैं। कॉस है मतलब आधार बट्टा कर्ण है, आधार हो गया आपका 12, कर्ण हो गया 13, लंब
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो आधार 12, करण 13, लंब हो गया 5, तो इसे चेंज कर लो। साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण, लंब हमारा 5 है, कर्ण हमारा सूत्र लगा दो। बीच में माइनस का चिन्ह, सोलह बटा 65। हाँ कर सकते हो। भूपेंद्र, तुम्हारा सॉल्यूशन तुम खुद ही बता रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम में ही तुमने खुद ने सॉल्यूशन बता दिया कि सर मैं जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां करता हूँ। तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे पास ही है। सोचो, तुमने भी जो कहा है उस पर गौर करो। क्या कहा तुमने? जो कहा है उस पर गौर करो। तुमने कहा कि मैं जल्दबाजियों में गलती करता हूँ, तो तुम्हें पता है फिर गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, जल्दबाजी। उसको कम कर दो, किसी राय लेने की जरूरत नहीं है। देखो तुम खुद ही कह रहे हो इसको कि मैं जल्दबाजी में गलती करता हूँ, तो इसका मतलब जल्दबाजी में गलती हो रही है, तो जल्दबाजी कम कर दो, है ना। कोई दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जल्दबाजी को कम कर दो। जल्दबाजी से गलतियां हो रही है ना, जल्दबाजी कम कर दो। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा यदि खंबे की छाया उसकी लंबाई से √3 गुना है? 3 गुना है। ये मान लो खंबा हो गया, ये होगी इसकी छाया। खंबा जितना भी है मान लो x है,
तो परछाई उसके √3 गुना है। बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। ये क्वेश्चन ने पूछे। तो ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है आपका x, आधार है x √3, 1/√3। tan का मान 1/√3 होता है 30 डिग्री पर। कोण हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला कोण। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर 45 डिग्री को ए बोले, इसे बी बोले, तो cos A cos B cos A प्लस B। पैंतालीस प्लस 60 cos 105 डिग्री। तो ये cos 105 आ गया। cos 105 को निकालना पड़ेगा, मान से रख लेते हैं हम। बिल्कुल मान से भी कर सकते थे। ये ज्यादा ठीक रहता है, सही कह रहे हो। मान से जल्दी हो जाता है ना, बजाय फॉर्मूला लगाने के। क्योंकि इन सबके मान तो हमें पता ही है, तो जब सबके मान ही पता है तो मान से ही करेंगे, ज्यादा ठीक है। cos 45 1/√2, cos 60 1/2, 45 1/√2, sin 60 √3/2, लघुत्तम आया 2/2, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, √3 पहले आ जाएगा, √3 - 1/2/2। ये आंसर हो गया। हाँ ये ठीक है, एकदम सही है, यही ठीक है। मैं तो लंबा कर रहा था बिना मतलब में। सात मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से
कोई इमारत है 7 मीटर ऊंची, इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंची मीनार है, इमारत है, इमारत से मीनार के ऊंचे सिरे मतलब ऊपर वाले सिरे से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है और इसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? पहले तो सही चित्र बनाओ, सबसे पहले तो सही चित्र जो है वो बनाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 मीटर ऊंची मीनार लेनी है। एक मीनार ले लो जो 7 मीटर ऊंची है। ये मीनार ये 7 मीटर ऊंची है। इमारत है पहले, इमारत, अच्छा इमारत, फिर मीनार उसके बाद है। ये मीनार है, मीनार इमारत से ऊंची है, ये इस बात से पता लग रहा है कि उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण तो ऊपर देखने पे ही बनता है, इसका मतलब मीनार ऊंची है ना। अगर मीनार ऊंची नहीं होती तो उन्नयन कोण कभी नहीं बनता। उन्नयन कोण तभी बनता है जब दूसरी चीज ऊंची हो, है ना। याद रखिए उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है गर्दन को उठाना, और गर्दन तभी उठेगी जब सामने वाली चीज आपसे ज्यादा बड़ी होगी, है ना। उन्नयन कोण कहीं गर्दन को उठाना पड़ेगा, गर्दन को तभी उठाओगे जब वो चीज ज्यादा ऊंची है आपसे। तो 60 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि इसी के, ये जो आपका इमारत का जो शीर्ष है, इसी से अगर इसके पाद को देखा जाता है ये को, तो अवनमन कोण यानी ये वाला कोण, मतलब गर्दन को झुका के, अवनमन कोण मतलब नमन करके, नमन करने पर 30 डिग्री का कोण बनता है। समझ रहे बात को? उन्नयन और अवनमन का क्या मतलब होता है? उन्नयन का मतलब होता है गर्दन को आप उठा के देखेंगे 60 डिग्री के कोण पे आपको शिखर दिखेगा, और अगर आप नमन करके देखेंगे, झुक के देखेंगे, तो आपको 30 डिग्री का कोण दिखाई देगा। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो आ जाओ, त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। पहले त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ। ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, है ना, एकांतर कोण है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। तो हम आधार निकालना चाहते हैं, आधार बटा लंब लेंगे। आधार है हमारा BC, लंब है हमारा AB। तो याद, आधार बटा लंब बन जाता है कोट। ये हो गया हमारा कोट, और वो भी 30 डिग्री। कोट 30 का मान √3। BC बराबर आ गया AB, AB का मान है 7, 7 इंटू √3। BC और AD बराबर है, जो BC है वही AD है। AD का मान भी 7 √3 ही आ गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं, ये निकाल लेते हैं, ED निकाल लेते हैं। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADE को ले लो। त्रिभुज ADE में, ADE में हमें DE बटा AD,
जो कि हो गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी 10 हो गया और 10 60 हो गया। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार हमारे पास निकाला हुआ है 7√3। 10 60 का मान √3, 7√3 इंटू √3। 7 गुणा 3, ये आ गया 21। अब इस त्रिभुज में ये हमने निकाल ली, ये 21 आई है। इक्कीस ये आगे, 7 ये थी। टोटल कितनी हो गया? 28। आंसर हो गया 28। जल्दबाजी में कई लोगों ने 21 से आंसर दे दिया। जल्दबाजी में कई लोगों ने 21 से आंसर दे दिया, है ना। इतनी जल्दी में तो 21 से आंसर दे दिया। चलो मिलते हैं आप लोगों से, बस इतने ही करते हैं आज। मिलते हैं अगली क्लास में।